ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। एरर एनालिसिस। अगेन मैं कहूँगा कि जो जनरल फिजिक्स का एक तो आपका यूनिट डायमेंशन वाला पार्ट और एक ये एरर एनालिसिस वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और 100% क्वेश्चन इनका जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में ही पूछा जाता है हर साल, ठीक है। और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़ा मैथ्स है इसमें, बट कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो वो थोड़ा ध्यान से समझने वाला है बहुत आसान अगर समझ में आ जाए तो, मतलब आ ही जाएगा समझ में, बस ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो सबसे बेसिक बात ये है कि इस पूरे चैप्टर में जो भी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो सारी की सारी स्टडी, वो सारी की सारी एनालिसिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या एरर आ रहे हैं वो काउंट करेंगे और अपने रिजल्ट में उन एरर्स को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। भाई हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कभी भी वो परफेक्टली सही नहीं होगा ना, इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ फॉल्ट्स आ जाएंगी, कुछ ह्यूमन एरर की वजह से फॉल्ट्स आ जाएंगी। तो होता क्या है कि जब भी हम अपना आंसर रिपोर्ट करते हैं, फाइनल आंसर, then final answer should contain the value which we have calculated using experiment plus the error part। तो वो एरर पार्ट पे हमारा फोकस है इस चैप्टर में पूरा का पूरा। तो इसमें पहला पार्ट तो है जिसमें हम लोग एरर्स कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट सिचुएशंस में हम एरर रिपोर्ट कैसे करते हैं। एंड फिर इसमें कुछ मेजरमेंट्स वाले एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जैसे वर्नियर और स्क्रू गॉज हो गए। एंड देन लास्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3-4 बातें हैं इसमें चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम कौन सा एरर रिपोर्ट करने वाले हैं, क्या मतलब होता है उस एरर का, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आगे बढ़ूंगा। सपोज करो कि मैंने तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिया और वो एक्सपेरिमेंट था कि एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड का हमको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। और इस रॉड का लेंथ फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक स्केल भी दिया हुआ है। तो आप लोग लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, सिंपल कॉमन सेंस कैसे निकालेंगे। तो भाई लेंथ निकालने का तरीका ये है कि उस रॉड में रॉड का जो एक एंड है वो हम स्केल के 0 से मैच करेंगे, क्यों भाई। और इस तरह से हम ये देखेंगे कि रॉड का जो दूसरा एंड है वो स्केल के कौन से डिवीजन से मैच कर रहा है, इस तरह से बोलो। तो सपोज हमने जब देखा तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आ रहा है ये। और सपोज ये जो स्केल्स बने हुए हैं ये mm के स्केल्स हैं, mm के हैं या सेंटीमीटर के हैं। तो मुझे बताओगे कि इस रॉड का लेंथ आप क्या रिपोर्ट करोगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड, क्यों भाई। 8 mm 8 point something 8 point something आएगा सर। अरे 8 पॉइंट समथिंग कौन लिखेंगे 8.5 8.5 8.6 ऐसे ही कुछ। तुम कहोगे सर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, तो चलो और थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। 8.65 नियर अबाउट। अरे बाप रे, सर 8.6 8.6 देखो अगर 6 तुमने, अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने आंसर 8.5 8.6 8.65 इस तरह से कोई भी आंसर लिखा तो कट के -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। रीजन क्यों, क्योंकि रीजन ये है एक्सपेरिमेंट करने वाला ही बोलेगा कि मैंने आपको तो mm का स्केल दिया था मेजर करने के लिए, मैंने आपको जो स्केल दिया वो mm का स्केल था, तो आपने mm के अंदर कैसे डिवाइड कर दिया। जब आपके पास स्केल ही mm का है तो आप mm से नीचे तो जा ही नहीं सकते हो। तो आंसर आपको या तो 8 mm देना चाहिए या आंसर आपको 9 mm देना चाहिए। तो अब बताओ क्या आंसर दोगे। 8.5 9 mm
9 mm सर। तो तुम कहोगे 9 यहाँ से, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम ये है कि हम देखेंगे ध्यान से कि ये जो इस रॉड का ये जो 0 वाला पॉइंट है, दिख रहा है सभी को? तो ये जो पॉइंट है ये किसके नजदीक है? ये 9 के नजदीक है या फिर वो 8 के नजदीक है? अगर वो 8 के नजदीक हुआ तो हम लोग आंसर 8 दे देंगे, और अगर वो 9 के नजदीक हुआ तो हम आंसर 9 दे देंगे। बोलिए, यही तो करेंगे। यस सर। तो हुआ क्या, अब क्या आंसर 9 mm सही है? ये बताओ। सर एग्जैक्टली तो नहीं सही है वैसे, आंसर नहीं सही है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लोग पॉइंट में तो आंसर दे ही नहीं सकते ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ रॉड 9 mm, और आगे इसमें लिखते हैं, रिपोर्ट करते हैं एरर। और वो जो एरर है वो हमारी वजह से नहीं है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट है। तो होता क्या है कि हम जितनी बार रीडिंग लेते हैं, जैसे एक रीडिंग हमने यहाँ पे ली है, दिस इज एक रीडिंग हमने यहाँ पे ली है, ठीक है, और एक रीडिंग हमने यहाँ पे ली है, मतलब हमने जो मैच किया हुआ है वो दो जगह मैच किया हुआ है। ये लेट से रीडिंग 1 हो गई और ये लेट से रीडिंग 2 हो गई। तो हर रीडिंग में समझना ध्यान से, हर रीडिंग में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है वो आधे डिवीजन का हो सकता है, क्योंकि अगर वो 8.5 पे ही होता तो हम आंसर 8 भी दे सकते थे, 9 भी दे सकते थे। तो मैक्सिमम जो एरर होगा ऑन ईच ऑब्जर्वेशन, वो मैक्सिमम एरर बनेगा 0.5 ऑफ डिवीजन, मतलब पूरे डिवीजन का जो हाफ डिवीजन होगा वो मैक्सिमम एरर हो सकता है। अब क्योंकि हम दो जगह मैच कर रहे हैं, यहाँ भी मैच कर रहे हैं, यहाँ भी मैच कर रहे हैं, तो वो 0.5 डिवीजन और 0.5 डिवीजन मिलके 1 डिवीजन बन जाएगा। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग टॉलरेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग एरर भी बोलते हैं, इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू ऐसे बोल सकते हैं कि नॉर्मली इट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली इट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो यही वाला काम है, ये 1 mm जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये कैसे लिख रहे हैं बताओ। सर प्लस माइनस का सर क्या है? प्लस माइनस हम लोग लिख देते हैं कि भाई प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, दोनों तरफ का एरर पॉसिबल है, ठीक है ना। वो कन्वेंशन है, कन्वेंशन यही है कि हम हमेशा प्लस माइनस दोनों लेके लिखेंगे, मतलब हम मैक्सिमम रेंज लिखेंगे कि 100% आंसर इसी रेंज में होगा। यस सर ठीक है। मतलब इसमें ह्यूमन एरर भी काउंट हो गई, अगर हम एरर करते भी हैं तो भी मैक्सिमम जो रेंज रहेगी वो यही रहेगी, मतलब कि आंसर 8 से लेके 10 mm के बीच में ही होगा, ऐसे समझो। यस सर समझ गए। ठीक है ना। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया था ये समझाने के लिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमको मालूम है कि हम कोई भी एक सेट ऑफ रीडिंग जो मेजर करते हैं उसको हम हो सकता है 4 या 5 बार मेजर करते हैं, और फिर फाइनली जब आंसर लिखते हैं तो हम उन सभी का क्या ले लेते हैं, मीन वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। ये बात तो मालूम है ना। तो वो भी एक तरीका होता है एरर रिपोर्ट करने का। एरर रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम इंस्ट्रूमेंट से एरर रिपोर्ट करेंगे, तो हमें अगर इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में मालूम है तो हम एरर रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होगा। सो दिस इज वन वे। सेकेंड वे क्या है, यहां हम लोग लिखेंगे लेट अ फिजिकल क्वांटिटी is measured n times, ठीक है, n times as, सपोज कर लेते हैं a1 a2 a3 एंड अप टू an, ठीक है। तो जब हम फाइनल आंसर लिखते हैं
तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हम उसका मीन वैल्यू निकालते हैं। तो उसका मीन वैल्यू क्या बन जाएगा? तो उसका मीन वैल्यू बन जाएगा, हम A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टिल AN करेंगे एंड डिवाइडेड बाई N कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारा रिजल्ट। लेकिन हमें रिजल्ट के साथ साथ और क्या एक्सप्रेस करना है? हमें रिजल्ट के साथ साथ उसका एरर भी रिपोर्ट करना है। तो एरर कैसे निकालते हैं? तो नीचे लिखेंगे वी कैन कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच सेट ऑफ रीडिंग। अब देखो फाइनली जो आंसर आया है ए मीन, क्या ये आंसर ए मीन जरूरी है कि A1 A2 A3 इनके इक्वल आया हो? बताओ, जरूरी तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने आंसर A1 निकाला, रीडिंग A1 निकाली, तो उस रीडिंग में कुछ एरर था। कितना एरर था? तो वो एरर ए मीन और A1 का डिफरेंस रहा होगा। तो वो हो गया हमारा फर्स्ट सेट का एरर। तो इसको लिखते हैं डेल्टा A1 एंड डेल्टा A1 इज इक्वल टू ए मीन डिफरेंस A1। डिफरेंस का साइन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ए मीन बड़ा होगा या A1 बड़ा होगा, तो कोई भी बड़ा हो सकता है। तो डेल्टा A1 हमेशा पॉजिटिव रखना है। इसी तरह से डेल्टा A2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए मीन डिफरेंस A2, और इस तरह से चलते जाएं तो डेल्टा AN की वैल्यू हो जाएगी ए मीन डिफरेंस AN। तो ये जो निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच सेट ऑफ रीडिंग। समझना ध्यान से। और अगर हमें फाइनल एरर चाहिए तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐड करते जाएंगे अप टू डेल्टा AN एंड डिवाइडेड बाई N। तो ये हमारा फाइनल मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा निकल के। ठीक है ना? तो ये दूसरा तरीका है एरर रिपोर्ट करने का। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए मीन एंड प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। तो ये फाइनल आंसर रिपोर्ट करने का मेथड हो गया। बताओ ध्यान से, इतनी बात क्लियर है या नहीं? तो ये जो इसमें डेल्टा ए मीन निकाला है हम लोगों ने, ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। कई बार हमसे पूछता है कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। तो ये हो गया रिलेटिव एरर। फिर कई बार हमसे पूछता है कि व्हाट इज परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि रिलेटिव एरर, और इनटू 100। तो परसेंटेज एरर जो है वो परसेंट में आएगा। देखो ध्यान से। क्लियर है इतनी बातें जो लिखी हुई हैं? बताओ। यस सर। तो पूछिए। 3 टाइप से एरर रिपोर्ट होता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कोई एक भी मालूम है तो हम बाकी दोनों निकाल सकते हैं। कोई एक भी मालूम है अगर तो हम बाकी दोनों निकाल सकते हैं। सर एरर हमेशा ऐड होते हैं? हाँ, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। एरर का मतलब होता है एक तरह से अनसर्टेनिटी, मतलब हम सर्टेन नहीं है, हम श्योर नहीं है कि आंसर ये है, हम अनश्योर हैं। तो जो श्योर नहीं है, तो जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा ऐड होगी। ठीक है ना? अनसर्टेनिटी बोलते हैं इसको।
और ये हमेशा रिजल्ट्स में ऐड होती जाती है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है ना? और इसमें एक बात नीचे नोट करके लिख देंगे कि while reporting final absolute error, we compare delta A mean calculated from different set of readings and least count of the instrument, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट का भी कुछ लीस्ट काउंट होगा, least count of the instrument, and final error must be greater one of the two values। मतलब कहने का ये है कि फाइनल जो हम डेल्टा वन लिखें, डेल्टा ए लिखेंगे, वो इन डेल्टा ए इस कैलकुलेशन से जो निकल के आया वो लिखना चाहिए, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो होना चाहिए। तो हम दोनों कंपेयर करेंगे और दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लिखेंगे इसमें। ठीक है ना? बोलो, बात समझ में आई है? ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें, while rounding off the final error, we always, while rounding off the final error, we always select the next higher value। मतलब कहने का है, एरर में जब हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो राउंडिंग ऑफ में राउंडिंग ऑफ वाले रूल नहीं लगेंगे। मतलब एरर अगर 1.2 है तो इसको राउंड ऑफ करके हम 2 लिखेंगे, एरर अगर 1.7 है तो इसको राउंड ऑफ करके भी हम 2 लिखेंगे, और एरर 1.9 है तो भी हम इसको राउंड ऑफ करके 2 लिखेंगे। बात समझ में आई? अगर हमें आंसर एक डिजिट में लिखना है और हमारा डेसिमल में निकल के आया है तो राउंडिंग ऑफ वाले जो रूल है वो राउंडिंग ऑफ के रूल अलग है, बट एरर अगर है तो एरर को हम कभी कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 1.2 निकल के आया है और हमने उसको राउंड ऑफ करके 1 लिख दिया, एरर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो राउंडिंग ऑफ के रूल एक तरफ, एरर की थ्योरी अलग है थोड़ी। ये बताओ, लास्ट में मैंने ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, क्लियर है? सर पहले पॉइंट का एग्जांपल थोड़ा बता दीजिए। मैं क्वेश्चन लूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने क्या बताया, मैंने अभी तक ये बोला है कि एरर निकालने के 2 मेथड हैं। एक तरीका तो ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स कर रहे हैं। जब इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स कर रहे हैं तो हर एक में एरर निकाला और इन सबसे मीन निकाला। तो हम कंपेयर करेंगे किसको, फाइनल एब्सोल्यूट एरर जो होगा डेल्टा मीन को और लीस्ट काउंट को। तो उन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा वो फाइनल आंसर में रिपोर्ट करेंगे हम। ये एक तरह से समझ लो रूल हो गया, तो ध्यान ही रखना है। ठीक है, नोट कर लिया? क्वेश्चन एक है मेरे पास, करते हैं वो, बताओ। यस सर।
देखना ध्यान से, ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, देखो, और ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन ही है, ट्राई करो इसको। देखो इस केस में हम थ्योरी के हिसाब से प्रोसीड करते हैं। अब इसमें हमको मिनिमम डिवीजन भी दिया हुआ है, मिनिमम डिवीजन 1 सेकंड दिया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्टली 1 नहीं लिख देंगे, 1 वाला ऑप्शन भी नहीं था, खैर चलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले इन सारे डेटा सेट से मीन टाइम निकालना है, क्यों भाई? तो मीन टाइम की वैल्यू 92 hours. मीन टाइम क्या क्या आएगा? द डेटा सेट इज 90 सेकेंड, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92 एंड डिवाइडेड बाई 4, क्यों? तो ये कितना आता है निकल के? Sir, 378 upon 4. 368 368 आएगा। ये 368 है। 368 अपॉन 4 यानी कितना बनाई है? 92. 92 92 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा T1 Sir, निकालते हैं, 68. T1 की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड, डेल्टा T2 निकालते हैं, डेल्टा T2 की वैल्यू होगी 1 सेकेंड, डेल्टा T3 निकालेंगे, डेल्टा T3 की वैल्यू आएगी 3 सेकेंड, और डेल्टा T4 निकालेंगे, डेल्टा T4 की वैल्यू आएगी 0 सेकेंड्स। और इसके बाद हम इन सबसे निकालेंगे डेल्टा T मीन। तो डेल्टा T मीन का मतलब हुआ 2 + 1 + 3 + 0 एंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये वैल्यू कितनी आती है? 1.5 सेकेंड आती है ना? Yes sir. बट हम सर 1.5 नहीं डेल्टा लेंगे। टी वाली ये सर टाइम 2 1 3 0 ये सेकंड्स कैसे लेंगे? डेल्टा T1 ये ऐसे निकाल रहे हैं कि जो टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आया? 92। तो हमें ये देखना है कि 92 और 90 में क्या डिफरेंस है पहली रीडिंग में। तो वो डिफरेंस आया 2 सेकेंड। इसी तरह से 92 और 91 में क्या डिफरेंस है? तो अगला आया 1 सेकेंड। फिर 95 और 92 में क्या डिफरेंस है? इस तरह से। तो ये एक तरह से एरर्स हो गए इन ईच रीडिंग, हर एक रीडिंग में जो एरर हुए, ठीक है। यस सर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 92 ± 2 सेकेंड्स। तो अभी क्लियर है मैंने जो ऊपर लिखवाया है वो? Yes sir. हमने 1 सेकेंड क्यों नहीं लिया? ये वाला 1 सेकेंड जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका कोई काम ही तो नहीं है, ग्रेटर हो गए ना वैल्यू। ग्रेटर वाला ही लेना है हमेशा। अगर लेट से ये वैल्यू कैलकुलेट होके 0.8 आ जाती या 0.5 आ जाती तो फिर हम 1 ले लेते। क्लियर है? तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि हम कौन सा एरर निकालने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेजरमेंट किसी और फिजिकल क्वांटिटी का होता है, लेकिन हमको जो फाइनल आंसर लिखना होता है वो किसी और क्वांटिटी का लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल का हमें डेंसिटी मेजर करना है, एक एक्सपेरिमेंट है टू मेजर डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी मेजर करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। डेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसका मास निकालेंगे, मास मेजर करेंगे, उसका हम साइज मेजर करेंगे, वॉल्यूम मेजर करेंगे, और मास में वॉल्यूम डिवाइड करेंगे, तब आंसर आएगा डेंसिटी का। यानी हमें जो आंसर रिपोर्ट करना होगा वो डेंसिटी का रिपोर्ट करना होगा, लेकिन हमारे पास जो एरर्स अवेलेबल होंगे वो मास और वॉल्यूम के होंगे। तो मास और वॉल्यूम के एरर से डेंसिटी के एरर पे कैसे पहुंचेंगे? तो वो थ्योरी कहलाती है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। तो वो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स इन डिफरेंट फिजिकल relations, calculation of errors in different physical relations। अब देखो इसमें अलग अलग टाइप है, ठीक है। तो लेट से हम लोग बोल देते हैं टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 ये है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट की है, y = a ± b। समझना ध्यान से,
एक हमारे पास फिजिकल इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी है या y इज इक्वल टू a माइनस बी है। अब हम लोग मेजरमेंट करने वाले हैं a और b का, और हमें आंसर किसका लिखना है, y का। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इसमें जो थ्योरी लगती है, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, वो सीधे सीधे कैलकुलस का लगता है, डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। मतलब ये है कि a में एरर जो आया है, हमारे पास a है, a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड हमारे पास b है, b प्लस माइनस डेल्टा b। मतलब हमारे पास a का एरर डेल्टा a है, b का एरर डेल्टा b है, लेकिन हमें निकालना है y का एरर कितना होगा। तो क्या करो, हम सीधे सीधे इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलते हैं। कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू डिफरेंशियल रिलेशन। तो बताओ कि डिफरेंशियल रिलेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई किसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन में तो कन्वर्ट किया होगा, तो उसमें इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो अगर तुम y वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको रिलेशन मिलेगा दैट dy इज इक्वल टू dA प्लस माइनस dB। ये रिलेशन कैसे लिखा, क्लियर है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो dy इज इक्वल टू dA प्लस माइनस dB। तो ये तो आया डिफरेंशियल रिलेशन, लेकिन ध्यान रखना कि जब हम इसको एरर रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो एरर रिलेशन में कन्वर्ट करने में क्या होगा कि dy बन जाएगा डेल्टा y, dA बन जाएगा डेल्टा a, और dB बन जाएगा डेल्टा b। लेकिन एरर्स में खास बात ये होती है कि अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती है, तो डेल्टा a में डेल्टा b ऐड होगा ऑलवेज। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, लेकिन यहाँ पे जो होगा ऑलवेज प्लस साइन होगा। बात समझ में आई। तो ये वाला एक रिलेशन जो है, ये हमारा एरर रिलेशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप। a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, एरर रिलेशन हमेशा प्लस में ही आ रहा है। क्लियर है। टाइप 1 बताओ। बोलिए। देन देखो टाइप 2। टाइप 2 है कि अगर y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a टू द पावर p एंड b टू द पावर q, where p and q are real numbers, where p and q are real numbers। तो देखो इस इक्वेशन को भी तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, और हमारे पास a और b डेल्टा a डेल्टा b अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, इस रिलेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्योंकि a और b प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में होने की वजह से हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो जाएंगे। तो उससे बचने का एक तरीका है, उससे बचने का तरीका क्या है कि हम पहले इस इक्वेशन का लॉग ले लेंगे। लॉग लेना आता है ना क्यों भाई। तो पहले इस इक्वेशन का हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो बताओ कि क्या आएगा। लॉग लेंगे तो मिलेगा log y, या इनफैक्ट लिखना चाहिए ln y, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p ln a प्लस q ln b। तो क्या हुआ कि वो a और b अलग अलग हो गए, प्लस में आ गए, और अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलेंगे, डिफरेंशिएटिंग। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये आएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू p टाइम्स dA अपॉन a प्लस q टाइम्स dB अपॉन b। और इसको अगर हम एरर रिलेशन में बदलें, तो एरर रिलेशन में बदलने में के लिए क्या करना होगा,
हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई को लिख देंगे डेल्टा वाई, और हम चाहते हैं कि जो राइट हैंड साइड वाले टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो और 100% ऐड हो, सब्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये इंश्योर करने के लिए कि 100% ऐड हो, तो हम p का मॉड ले लेंगे, क्योंकि p और q कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर नेगेटिव हुए तो सब्ट्रैक्ट ना हो जाए, उससे बचने के लिए हम इनका मॉड ले रहे हैं। तो ये रिलेशन आ गया टाइप 2 में। देखो p एंड q कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बताओ टाइप 2। सर ये एरर रिलेशन लास्ट पॉइंट समझा दीजिए, मतलब डिफरेंशिएटिंग के बाद y को समझो, dy को क्या लिख दिया है, dy को लिख दिया डेल्टा y, dA को लिख दिया है डेल्टा a, और db को लिख दिया है डेल्टा b। और ये जो p और q हैं, अगर ये नेगेटिव हुए या इनमें से कोई एक नेगेटिव हुआ तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट ना हो उसके लिए हमने p और q का मॉड ले लिया है, मतलब कि उनको ऐड ही करना है किसी भी सूरत में। ओके। तो ये जो पिछला रिलेशन हम लोगों ने निकाला था ये वाला, तो इसमें हम लोग आंसर में ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि hence absolute errors are added, मतलब पहले वाले केस में जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए डेल्टा बी वो ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है और ये जो डेल्टा बी अपॉन बी है ये रिलेटिव एरर होगा। दिस इज रिलेटिव एरर ऑफ ए और ये बनेगा रिलेटिव एरर ऑफ बी और ये बनेगा रिलेटिव एरर ऑफ वाई। अच्छा, रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं? रिलेटिव एरर से तो देखो Multiply by 100. इक्वेशन, हाँ जो इक्वेशन रिलेटिव एरर में करेक्ट होगी वो परसेंटेज एरर के लिए भी करेक्ट होगी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर कोई इक्वेशन रिलेटिव एरर के लिए है तो वो इक्वेशन परसेंटेज एरर के लिए तो ऑटोमेटिकली हो ही गई, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे रिलेटिव सारे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना, खैर अब तुम्हें तो कोई बोर्ड एग्जाम देना नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम नहीं दिखाते हैं, मतलब हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे हैं इसको सस्पेंस ही रखना है, ये किसी को पता नहीं चलने देना है कि कैसे पहुंचे हैं। तो इतना धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो ये पार्ट कैसे किया है वो नहीं शो करना है, यस सर। हो जाएगा ना? तो देखो Yes, sir. बेसिक थ्योरी यही है, बेसिक थ्योरी है कि हमें इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट करना है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। ठीक है ना? और जो एक दो बातें और है वो ये कि हमें नेगेटिव नहीं रहने देना है, सारे टर्म्स को पॉजिटिव बना देना है। तो मैंने कहा ना जैसे ये टाइप 1 टाइप 2, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। फिजिक्स में कितनी टाइप की इक्वेशन हो सकती है? इनफाइनाइट टाइप की हो सकती हैं। तो हम सारे इनफाइनाइट टाइप तो नहीं कवर कर सकते, हम लोग समझ सकते हैं कि करना कैसे है। तो टाइप 1 टाइप 2, सपोज टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 अगर मान लो इस तरह से है कि 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस माइनस 1 अपॉन बी, तो जरा बताओगे इसको कन्वर्ट करके क्या बनेगा? सर 1 मिनट दीजिए. हाँ, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, इस तरह की कौन सी इक्वेशन आती है फिजिक्स में? कोई है, बताओगे? लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, या फिर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना हो, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल रेजिस्टेंस। हाँ, हेलो हेलो हाँ बताइए। तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर
देखो इसमें भी हम लोग यही करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा, ध्यान से देखो, मैथ सही से लगानी है। माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस माइनस डी बी अपॉन बी स्क्वायर। तो ये स्टेप तो आया डिफरेंशिएशन से, और एरर में बदलेंगे अगर इसको, एरर रिलेशन में अगर बदलेंगे तो ये बनेगा डेल्टा वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर कोई माइनस साइन है तो उसको प्लस बना देना है, ये आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। ये क्वेश्चन है देखो। अब इस पे देखो क्या दिया हुआ, वायर का मास गिवन है, वायर का रेडियस गिवन है और वायर की लेंथ गिवन है, ठीक है। तो अगर हमें वायर में डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी कैसे निकल के आएगी, वायर में डेंसिटी कैसे निकल के आएगी? तो वायर का डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, सर 4 आंसर। 4 आंसर आएगा, सर करेक्ट 4% आएगा। करेक्ट। मास को हम m लिख देंगे, और क्योंकि वायर एक सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका वॉल्यूम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एल। देखना ध्यान से, फिर इस इक्वेशन का ले लो लॉग, तो आएगा ln ऑफ रो इज इक्वल टू ln ऑफ m माइनस ln ऑफ पाई माइनस 2 टाइम्स ln ऑफ r माइनस ln ऑफ l। अब इसमें देखो पाई तो कांस्टेंट ही है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन आएगी डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम्हें लॉग वॉग और वो सब दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट तुम लिख पाओगे, ठीक है। अब देखो डेल्टा m बाई m कितना होगा, तो देखो ये जो 0.003 दिया हुआ है ये डेल्टा m है, और ये जो 0.3 दिया हुआ है ये m है, यही तो मतलब हुआ। तो ये हो जाएगा 0.003 अपॉन 0.3, फिर आगे बढ़ते जाओ 2 टाइम्स 0.005 अपॉन 0.5 प्लस 0.06 अपॉन 6। तो देखो इस तरह से करेंगे तो ये रिलेटिव एरर आएगा, लेकिन परसेंटेज पूछा हुआ है तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो तुम देखोगे ये आ जाएगा 1% प्लस 2% प्लस 1%, यानी ये 4% आंसर हो गया। कर लिया था कई लोगों ने? यस सर। ठीक है ना, तो है बहुत आसान सिंपल। यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।